जातिगत जनगणना की तारीख आखिरकार सामने आ गई है। ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना कराई जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश में जातियों की जनगणना साथ में होगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर जरूर सवाल उठाए हैं। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक ये ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में ये प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक जनगणना कराने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। 2027 में जनगणना होगी, 2 साल में जनगणना के आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 2029 में भी महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। मार्च 27 से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। सरकार ने तय किया है कि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न सिर्फ डेटा गैप को भरेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी। राहुल गांधी के एक और बयान का पाकिस्तान ने अपने फायदे में इस्तेमाल कर लिया है। प्रधानमंत्री को लेकर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए बयान का पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आधार बनाकर कहा है कि नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देकर भारत के नेताओं ने खुद मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर लिया है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सरेंडर वाले दिए गए बयान का सहारा अब पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान का सहारा लेते हुए कहा कि भारत ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी की जिस बयान का फायदा उठाया है वो बयान उन्होंने 3 जून को मध्य प्रदेश में दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था और वो ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए राजी हो गए थे। राहुल गांधी के इसी बयान को पाकिस्तान ने आधार बनाकर कहा कि नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देकर भारत के नेताओं ने खुद मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें उसको, उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया है। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी प्लीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नरेंद्र सरेंडर का बयान देकर अपने ही देश के नेता की मिट्टी पलीत कर दी है। ऐसा कहते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इसी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि मूर्खता और विरोध की एक सीमा होती है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर भारत में पहले से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बीच शिवसेना के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया गया। यूएई में हमने पाकिस्तान का असली चेहरा बताया, पाकिस्तान की हरकतों का भांडाफोड़ किया, पाकिस्तान ने दुष्ट प्रचार बेचने की कोशिश की थी, हम उसका भांडाफोड़ करने में सफल रहे। राहुल गांधी के बयान पर पाकिस्तान कर रहा इस्तेमाल, ये भी कहते नजर आए हैं श्रीकांत शिंदे। ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती। और देश के प्रति आप अगर देखोगे तो अभी पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा है, तो ये भारत के साइड से बोल रहे हैं या पाकिस्तान के साइड से बोल रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। हम ओआईसी नेशन इसलिए गए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा धर्म के आड़ में टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम करता है, यहाँ पर टेररिज्म फैलाने का काम करता है और वहाँ पर धर्म के आड़ में इस ओआईसी नेशंस की शरण में जाता है, ओआईसी नेशन के पनाह में जाता है। एनआईए ने कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ एक साथ 32 जगहों पर बड़ी छापेमारी की है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले समेत कई घटनाओं में शामिल रहे आतंकियों के मददगारों को एनआईए ने टारगेट कर ये एक्शन शुरू कर दिया है। आतंक के खिलाफ एनआईए की स्ट्राइक। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के ठीक पहले एक्शन। पांच जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। ओजीडब्ल्यू के 32 ठिकानों पर एनआईए की रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों यानी ओजीडब्ल्यू पर अब तक की सबसे बड़ी और टारगेटेड कार्रवाई की है। एनआईए ने एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे एक साल में घाटी में हुई तमाम आतंकी घटनाओं के पीछे ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका का इनपुट है। चाहे पहलगाम हमला हो या फिर उससे पहले छोटी छोटी आतंकी वारदातें, इन सब में इन ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सामने आई। चाहे वह उनको मदद मुहैया करवाना हो, जानकारी देना हो, हथियार सप्लाई करना हो या फिर किसी और तरीके की मदद, इन सब पर केंद्रीय एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजर थी और उसके बाद यह कश्मीर में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। एनआईए का मकसद है आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना और उन लोकल सपोर्ट सिस्टम को ध्वस्त करना जो आतंकियों की रीढ़ माने जाते हैं। कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों पर यह कार्रवाई आने वाले समय में आतंकी घटनाओं पर बड़ी रोकथाम साबित हो सकती है। सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि ये रेड्स उन चेहरों के खिलाफ हैं जो कश्मीर घाटी में पर्दे के पीछे रहकर मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगारों को हिरासत में लिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई सफल होती है तो आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है और ये एक्शन घाटी में शांति की तरफ एक बड़ा अहम कदम साबित होगा।